कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ बातचीतें हमेशा एक जैसे परिणाम पर खत्म होती हैं? कोई व्यक्ति बार बार शिकायत करता है लेकिन समाधान स्वीकार नहीं करता। कोई हमेशा खुद को पीड़ित साबित करता है। कोई हर बहस में जीतना चाहता है, भले ही रिश्ता हार जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन परिस्थितियों में एक तयशुदा भूमिका निभा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सामान्य बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी बहुत सी बातचीत वास्तव में बातचीत नहीं बल्कि खेल होती है। ऐसे खेल जिनके नियम हमें पता नहीं होते, ऐसे खेल जिन्हें हम बचपन से खेलते आ रहे हैं, और ऐसे खेल जो हमारी दोस्ती, रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास तक को प्रभावित करते हैं। यही विचार दुनिया के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक एरिक बर्न ने अपनी क्रांतिकारी पुस्तक गेम्स पीपल प्ले में प्रस्तुत किया। यह पुस्तक सिर्फ लोगों के व्यवहार को समझने की कोशिश नहीं करती, ये उस अदृश्य मंच का पर्दा उठाती है जहां हम सभी अनजाने में अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हम में से अधिकतर लोगों को यह भी पता नहीं होता कि वे किसी खेल का हिस्सा है। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह से शाम तक आप कितने लोगों से बात करते हैं? परिवार, दोस्त, सहकर्मी, दुकानदार, पड़ोसी, सोशल मीडिया पर लोग। हर जगह बातचीत चल रही है, लेकिन क्या हर बातचीत वास्तव में उतनी ही सीधी होती है जितनी दिखाई देती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में हमेशा गलत चीजें ही क्यों होती हैं। आप उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, आप सलाह देते हैं, समाधान बताते हैं, लेकिन हर सुझाव पर उसका जवाब होता है, हाँ लेकिन मेरे मामले में ये काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन मेरी स्थिति अलग है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि वो समाधान नहीं चाहता, उसे कुछ और चाहिए। लेकिन क्या? यहीं से एरिक बर्न हमें एक नई दुनिया में ले जाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान के भीतर 3 मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं होती है: पेरेंट, अडल्ट और चाइल्ड। पेरेंट वो हिस्सा है जो नियम देता है, अडल्ट वो हिस्सा है जो तथ्यों के आधार पर सोचता है, और चाइल्ड वो हिस्सा है जो भावनाओं, इच्छाओं और पुराने अनुभवों से प्रतिक्रिया करता है। दिन भर हमारी बातचीत इन 3 अवस्थाओं के बीच चलती रहती है। कभी हम पेरेंट की तरह बोलते हैं, कभी चाइल्ड की तरह प्रतिक्रिया देते हैं, और कभी अडल्ट की तरह सोचते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब बातचीत साफ नहीं रहती, जब ऊपर से कुछ और कहा जाता है और भीतर कुछ और चल रहा होता है। यहीं से खेल शुरू होते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऑफिस में बॉस अपने कर्मचारी से कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं। शब्दों में चिंता दिखाई देती है, लेकिन आवाज के पीछे नियंत्रण छिपा हुआ है। कर्मचारी सिर हिला देता है, लेकिन भीतर ही भीतर विरोध महसूस करता है। बातचीत समाप्त हो जाती है, पर असली संदेश कभी बोला ही नहीं गया। और यही मानव संबंधों की सबसे रोचक बात है। हम शब्दों से कम और छिपे हुए संदेशों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। शायद यही कारण है कि कभी कभी एक साधारण वाक्य भी हमें घंटों परेशान करता रहता है, क्योंकि हमारे मन ने केवल शब्द नहीं सुने, उसने उनके पीछे छिपे अर्थ को भी महसूस किया। एरिक बर्न कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन की एक कहानी लेकर चलता है, एक ऐसी कहानी जो उसने बचपन में लिखी होती है। ये कहानी शब्दों में नहीं लिखी जाती, ये अनुभवों से बनती है। माता पिता की बातें, स्कूल के अनुभव, प्रशंसा, आलोचना, डर, उम्मीदें, इन सबको मिलाकर हमारा मन एक निष्कर्ष निकालता है। मैं कौन हूं? दुनिया कैसी है? लोगों से क्या उम्मीद करनी चाहिए? और फिर बिना जाने हम उसी कहानी के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। अगर किसी बच्चे ने बार बार ये महसूस किया कि उसकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, तो बड़ा होकर वो ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकता है जो उसकी बात नहीं सुनते। अगर किसी ने बचपन में बार बार आलोचना झेली, तो वो अनजाने में ऐसे हालात पैदा कर सकता है जहां उसे फिर आलोचना मिले। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मन परिचित चीजों को सुरक्षित मानता है, यहां तक कि अगर वे चीजें दुखद हों।
यही कारण है कि लोग बार बार एक जैसे रिश्तों में फंस जाते हैं, बार बार एक जैसी गलतियां दोहराते हैं और बार बार एक जैसे परिणाम प्राप्त करते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत उनके खिलाफ है, लेकिन कई बार वे एक पुराने खेल को दोहरा रहे होते हैं, एक ऐसा खेल जिसके नियम उन्होंने वर्षों पहले सीख लिए थे और अब वे बिना सोचे समझे उन्हें निभा रहे हैं। यही वो क्षण है जहां जागरूकता की शुरुआत होती है, क्योंकि जैसे ही आप अपने खेलों को पहचानना शुरू करते हैं, आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप उन्हें बाहर से देख पाते हैं। और जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने व्यवहार को बाहर से देखता है तो उसके सामने परिवर्तन का दरवाजा खुल जाता है। शायद अभी इस समय भी जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आप अपने जीवन की कुछ घटनाओं को याद कर रहे होंगे, कुछ बातचीतें, कुछ रिश्ते, कुछ संघर्ष जो अचानक नए अर्थ लेने लगे हैं। और यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको दूसरों के बारे में नहीं, सबसे पहले अपने बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यही कारण है कि साइकोलॉजी की दुनिया में गेम्स पीपल प्ले को एक क्लासिक माना जाता है, क्योंकि ये केवल व्यवहार को नहीं समझाती, ये आपको एक आईना देती है और उस आईने में जो दिखाई देता है वो कभी कभी असहज हो सकता है, लेकिन वहीं से असली समझ शुरू होती है। और जब समझ शुरू होती है तो व्यक्ति धीरे धीरे ये देखने लगता है कि उसकी हर बातचीत, हर प्रतिक्रिया और हर संबंध के पीछे कोई न कोई पैटर्न मौजूद है। एक ऐसा पैटर्न जिसे पहचानना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने जीवन के पैटर्न को देखना शुरू करता है, एक अजीब सी बात सामने आने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसकी बहुत सी समस्याएं अचानक पैदा नहीं हुई, वे वर्षों से दोहराई जा रही है। बस चेहरे बदल गए पर कहानी वही रही, रिश्ते बदले पर संघर्ष वही रहे, नौकरियां बदली पर निराशा का कारण वही रहा। और यहीं से एरिक बर्न हमें एक बेहद महत्वपूर्ण विचार समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंसान सिर्फ बातचीत नहीं करता, वो लेन देन करता है। इसीलिए उनकी मनोवैज्ञानिक पद्धति का नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब सुनने में ये शब्द थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। जब भी दो लोग बात करते हैं, कुछ न कुछ आदान प्रदान होता है, सिर्फ शब्दों का नहीं, भावनाओं का, धारणाओं का और पहचान का। कल्पना कीजिए, एक बच्चा स्कूल से घर आता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई। अब माता पिता दो तरह से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पहली प्रतिक्रिया, तुम हमेशा गलतियां करते हो। दूसरी प्रतिक्रिया, कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ। दोनों जवाबों में जमीन आसमान का अंतर है। पहले जवाब में पेरेंट स्टेट बोल रही है, और वह भी आलोचनात्मक पेरेंट। दूसरे जवाब में अडल्ट स्टेट सक्रिय है, जो स्थिति को समझना चाहती है। अब यही बच्चा वर्षों तक ऐसे जवाब सुनता है और धीरे धीरे उसके मन में एक विश्वास बन जाता है, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, या मुझसे गलती हो सकती है लेकिन मैं सीख सकता हूं। और यही विश्वास आगे चलकर उसके रिश्तों, फैसलों और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। यही कारण है कि एरिक बर्न बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहे, हम अपने भीतर पुराने संदेश लेकर चल रहे हैं। कई बार कोई व्यक्ति 30 वर्ष का होता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अभी भी उसी 10 साल के बच्चे जैसी होती है, जिसे कभी डांटा गया था, जिसे कभी अनदेखा किया गया था, या जिसे कभी पर्याप्त प्यार नहीं मिला था। और सबसे दिलचस्प बात, उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता। उसे लगता है कि वो वर्तमान परिस्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा है, जबकि वास्तव में वो अपने अतीत की स्मृतियों पर प्रतिक्रिया दे रहा होता है। जरा सोचिए, किसी ने आपके संदेश का जवाब देर से दिया। एक व्यक्ति इसे सामान्य बात मानकर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाएगा। वो सोचेगा, शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत किया है, शायद लोग मुझे महत्व नहीं देते। अब सवाल यह है, दोनों लोगों के साथ एक ही घटना हुई, फिर प्रतिक्रिया अलग क्यों हुई? क्योंकि घटना वर्तमान में हुई थी, लेकिन उसका अर्थ अतीत ने तय किया।
यही वो जगह है जहां साइकोलॉजिकल गेम्स जन्म लेते हैं, क्योंकि हम वर्तमान को नहीं देख रहे होते। हम वर्तमान पर अपने पुराने अनुभवों की छाया डाल रहे होते हैं और फिर अनजाने में उसी कहानी को दोहराने लगते हैं। एरिक बर्न ने एक बहुत प्रसिद्ध गेम का वर्णन किया है। उसका नाम है वाई डोंट यू यस बट। शायद आपने इसे अपने आसपास कई बार देखा होगा। कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, आप सुझाव देते हैं, लेकिन हर सुझाव के जवाब में वो कहता है हाँ लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं है, हाँ लेकिन मेरी परिस्थिति अलग है। कुछ समय बाद आपको समझ आता है उसे समाधान नहीं चाहिए, उसे समस्या बनाए रखनी है। क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक उद्देश्य समस्या हल करना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं है। और जब अंत में सब लोग हार मान लेते हैं तो उसे एक अजीब प्रकार का मानसिक लाभ मिलता है। वो कह सकता है देखा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। यही गेम है। ऊपर से कुछ और दिखाई देता है, लेकिन भीतर कोई और उद्देश्य चल रहा होता है। और ये सिर्फ दूसरों के साथ नहीं होता, हम खुद भी कई बार यही खेल खेलते हैं। हम शिकायत करते हैं लेकिन बदलाव से डरते हैं। हम सलाह मांगते हैं लेकिन उसे अपनाना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, लेकिन अपनी आदतों की जेल से बाहर नहीं निकलते। और यही इस पुस्तक की शक्ति दिखाई देती है। ये हमें दूसरों की गलतियां नहीं दिखाती, ये हमें हमारा अपना प्रतिबिंब दिखाती है। शायद अभी जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो आपके मन में कुछ चेहरे उभर रहे होंगे, कुछ घटनाएं, कुछ बातचीतें जो अब अचानक नई रोशनी में दिखाई देने लगी है। और यही जागरूकता की शुरुआत है, क्योंकि जिस खेल को आप पहचान लेते हैं उसमें फंसे नहीं रहते। यही कारण है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी महत्वपूर्ण है। बदलाव की शुरुआत इच्छा शक्ति से नहीं होती, बदलाव की शुरुआत देखने से होती है। जब आप पहली बार सचमुच देख लेते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किस परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं, तभी कुछ बदलना शुरू होता है। और शायद यही कारण है कि ऑडियो बुक्स इतने प्रभावशाली होते हैं। आप कहीं भी हो, यात्रा कर रहे हो, टहल रहे हो या रात को आराम कर रहे हो, आप अपने मन की गहराइयों में उतर सकते हैं। यही इस यात्रा की खूबसूरती है। और इसी उद्देश्य के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपके लिए ऐसी किताबें लेकर आता है जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाती है। क्योंकि जब व्यक्ति खुद को समझना शुरू करता है तो दुनिया भी उसे अलग दिखाई देने लगती है। और अब धीरे धीरे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरने लगता है, अगर हम ये खेल खेल रहे हैं तो हमें उनसे क्या मिलता है? आखिर लोग ऐसे पैटर्न को बार बार क्यों दोहराते हैं, भले ही वे उन्हें दुखी क्यों न दे रहे हों? और यहीं से मानव व्यवहार की सबसे रहस्यमयी परत खुलनी शुरू होती है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल सामने आता है, अगर ये साइकोलॉजिकल गेम्स हमें तनाव देते हैं, रिश्तों को जटिल बनाते हैं और बार बार हमें उसी दर्द की तरफ ले जाते हैं, तो फिर हम इन्हें खेलते ही क्यों हैं? आखिर इंसान ऐसी चीज को बार बार क्यों दोहराता है जो उसे दुख देती है? यही वो जगह है जहां एरिक बर्न मानव मन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक का पर्दाफाश करते हैं। वो कहते हैं, हर खेल के पीछे एक छिपा हुआ इनाम होता है, एक ऐसा इनाम जिसे मनोविज्ञान की भाषा में पे ऑफ कहा जाता है। अब ये इनाम हमेशा खुशी नहीं देता, लेकिन ये हमें परिचित महसूस कराता है। और कई बार मन खुशी से ज्यादा परिचित चीजों को चुनता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति बार बार ऐसे लोगों से दोस्ती करता है जो अंत में उसे धोखा दे देते हैं। ऊपर से देखने पर लगता है कि वो बदकिस्मत है, लेकिन गहराई से देखें तो शायद उसके भीतर पहले से एक विश्वास मौजूद है। लोग भरोसेमंद नहीं होते और हर नया अनुभव अनजाने में उसी विश्वास को साबित करने की कोशिश करता है। जब अंत में कोई उसे धोखा देता है तो उसे दर्द जरूर होता है, लेकिन साथ ही उसका पुराना विश्वास भी मजबूत हो जाता है। वो कह सकता है, देखा, मैं सही था। यही पे ऑफ है, यानी दर्द के बावजूद उसे अपने पुराने विश्वास की पुष्टि मिल गई।
और इंसानी मन को अपनी मान्यताओं की पुष्टि बेहद पसंद है, चाहे वे मान्यताएं उसके खिलाफ ही क्यों न हो। यही कारण है कि बहुत से लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बदलाव से डरते हैं, क्योंकि बदलाव का मतलब है अपनी पुरानी कहानी को छोड़ना। और पुरानी कहानी चाहे दुखद हो, फिर भी सुरक्षित महसूस होती है। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, लेकिन जब उन्हें अवसर मिलता है तो वे कदम नहीं उठाते। कितने लोग कहते हैं कि वे खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं आदतों को पकड़े रहते हैं जो उन्हें दुखी बनाती है। कितने लोग कहते हैं कि उन्हें आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन हर दिन खुद को ही कमजोर साबित करते रहते हैं। ये सब आलस्य नहीं है, कई बार ये एक गहरा साइकोलॉजिकल गेम होता है, एक ऐसा खेल जो व्यक्ति को उसकी पुरानी पहचान से जोड़े रखता है। और जब तक वो पहचान बनी रहती है, उसे लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है, भले ही जीवन बिखरा हुआ क्यों न हो। एरिक बर्न एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को सिर्फ भोजन, पानी और सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, उसे रिकॉग्निशन की भी जरूरत होती है। यानी ये महसूस करने की जरूरत कि उसे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। इसी रिकॉग्निशन को उन्होंने स्ट्रोक्स कहा। हर इंसान स्ट्रोक्स चाहता है। बच्चा चाहता है कि उसकी तारीफ हो, कर्मचारी चाहता है कि उसके काम की सराहना हो, पति पत्नी चाहते हैं कि उनकी भावनाओं को समझा जाए, दोस्त चाहते हैं कि उन्हें महत्व मिले। और जब लोगों को पॉजिटिव स्ट्रोक्स नहीं मिलते तो वे कई बार नेगेटिव स्ट्रोक्स स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान से सोचिए, एक बच्चा अगर प्यार और ध्यान नहीं पा रहा तो वो शरारत करना शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि डांट भी एक प्रकार का अटेंशन है। कम से कम किसी ने उसे नोटिस तो किया। इसी तरह कई बड़े लोग भी अनजाने में ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे उन्हें नकारात्मक अटेंशन मिले, क्योंकि उनके लिए कोई ध्यान न मिलने से बेहतर है नकारात्मक ध्यान मिलना। यहीं से कई साइकोलॉजिकल गेम्स जन्म लेते हैं। कोई हमेशा पीड़ित बनता है, कोई हमेशा उद्धारकर्ता बनता है, कोई हमेशा आलोचक बनता है, और इन भूमिकाओं के माध्यम से उन्हें वो रिकॉग्निशन मिलता रहता है जिसकी उन्हें आदत पड़ चुकी होती है। अब एक क्षण के लिए रुकिए और अपने जीवन के कुछ रिश्तों के बारे में सोचिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है और दूसरा हमेशा उसे बचाने की कोशिश करता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमेशा दोष देता है और कोई हमेशा सफाई देता रहता है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बातचीत बदल जाती है लेकिन परिणाम हमेशा वही रहता है? अगर ऐसा है तो संभव है कि वहां कोई साइकोलॉजिकल गेम चल रहा हो। और यही वो क्षण है जहां अवेयरनेस सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि जिस क्षण आप खेल को पहचान लेते हैं उसी क्षण आप उसके नियमों से ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। अब आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, आप देखने लगते हैं। अब आप सिर्फ बहस नहीं करते, आप समझने लगते हैं। अब आप सिर्फ भावनाओं में बहते नहीं, आप उनके पीछे छिपे पैटर्न को पहचानने लगते हैं। और यही पहचान धीरे धीरे स्वतंत्रता में बदल जाती है। शायद अभी जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो आपके मन में कुछ पुराने अनुभव उभर रहे होंगे, कुछ चेहरे, कुछ घटनाएं, कुछ संवाद जो अब पहले से अलग दिखाई दे रहे हैं। यही इस पुस्तक की शक्ति है। ये आपको दुनिया बदलने के लिए नहीं कहती, ये आपको देखने का तरीका बदलने के लिए कहती है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। यही कारण है कि ऐसी किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। और ऑडियो बुक का सबसे बड़ा लाभ ही यही है। आप कहीं भी हो, सुबह की सैर पर, ऑफिस जाते समय या रात को आराम करते हुए, आप अपने मन की परतों को समझ सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपके लिए ऐसी किताबों को सरल और जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि ज्ञान केवल जानकारी बनकर न रह जाए बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए। और अब जब हम ये समझने लगे हैं कि लोग गेम्स क्यों खेलते हैं, तो एक और गहरा प्रश्न सामने आता है। क्या इन खेलों से बाहर निकला जा सकता है?
क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उन अदृश्य भूमिकाओं से मुक्त हो सकें जिन्हें हम वर्षों से निभाते आ रहे हैं? और यहीं से एरिक बर्न की सबसे परिवर्तनकारी समझ धीरे धीरे सामने आने लगती है और यहीं से एक नई समझ जन्म लेती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रह जाता कि लोग गेम्स क्यों खेलते हैं, सवाल ये बन जाता है क्या हम इन गेम से बाहर निकल सकते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां बातचीत ईमानदार हो, जहां रिश्ते वास्तविक हो और जहां हमें कोई भूमिका निभाने की जरूरत न पड़े? एरिक बर्न का जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर झांकना होगा। क्योंकि हर साइकोलॉजिकल गेम की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। किसी भी गेम को ध्यान से देखिए, उसमें एक बात समान मिलेगी। व्यक्ति अपनी वास्तविक भावना को सीधे व्यक्त नहीं करता, वो घुमाकर बात करता है, संकेत देता है, भूमिका निभाता है और फिर उम्मीद करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके छिपे हुए संदेश को समझ ले। यहीं से भ्रम पैदा होता है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से नाराज थे, लेकिन आपने सीधे ये नहीं कहा, मुझे तुम्हारी इस बात से दुख हुआ है। इसके बजाय आप चुप हो गए, दूरी बना ली, व्यंग्य करना शुरू कर दिया, या फिर उम्मीद करने लगे कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। और जब उसने नहीं समझा तो नाराजगी और बढ़ गई। यही साइकोलॉजिकल गेम की शुरुआत है। क्योंकि असली भावना व्यक्त नहीं हुई, उसकी जगह एक अप्रत्यक्ष व्यवहार आ गया और अप्रत्यक्ष व्यवहार हमेशा गलतफहमियों को जन्म देता है। एरिक बर्न कहते हैं, स्वस्थ संबंधों की नींव अडल्ट स्टेट पर टिकती है, यानी तथ्यों पर आधारित, ईमानदार और स्पष्ट संवाद। अडल्ट स्टेट न तो आदेश देती है, न शिकायत करती है, न भावनात्मक नाटक करती है। वो बस वास्तविकता को देखती है और उसी आधार पर प्रतिक्रिया देती है। कल्पना कीजिए, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति कहता है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। दूसरा व्यक्ति तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। बहस शुरू हो जाती है, आवाज ऊंची हो जाती है, पुरानी बातें निकल आती है और कुछ देर बाद दोनों भूल जाते हैं कि समस्या शुरू कहां से हुई थी। अब उसी स्थिति को दूसरे तरीके से देखिए। पहला व्यक्ति कहता है, जब मैं अपनी बात कह रहा था और तुम फोन देख रहे थे, मुझे लगा कि मेरी बात महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां आरोप नहीं है, यहां अनुभव है, यहां हमला नहीं है, यहां ईमानदारी है और ईमानदारी संवाद का दरवाजा खोलती है। यही अडल्ट स्टेट की शक्ति है। वो लड़ाई नहीं करती, वो स्पष्टता लाती है। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को बचपन में ये नहीं सिखाया गया कि भावनाओं को स्वस्थ तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। हमें यह सिखाया गया कि मजबूत बनो, रोना मत, गुस्सा मत दिखाओ, कमजोरी मत दिखाओ। और धीरे धीरे हमने अपनी भावनाओं को छिपाना सीख लिया। लेकिन भावनाएं गायब नहीं हुई, वे बस अंदर जमा होती गई और फिर किसी गेम के रूप में बाहर आने लगी। यही कारण है कि कई बार छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता है। क्योंकि झगड़ा वर्तमान की बात पर नहीं हो रहा होता, वो वर्षों से दबे हुए अनुभवों का परिणाम होता है। और जब तक व्यक्ति इसे समझ नहीं लेता, वो बार बार उसी चक्र में घूमता रहता है। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को देखिए। क्या कोई ऐसा रिश्ता है जहां बातचीत हमेशा एक जैसे मोड़ पर जाकर टूट जाती है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हर चर्चा अंततः बहस बन जाती है? क्या कोई ऐसी स्थिति है जो बार बार दोहराई जाती है? अगर है, तो संभव है कि वहां कोई साइकोलॉजिकल गेम सक्रिय हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस गेम को रोकने की शक्ति आपके पास है। क्योंकि गेम्स दो लोगों से मिलकर बनते हैं। अगर एक व्यक्ति भूमिका निभाना बंद कर दे, तो पूरा खेल बदल सकता है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हमेशा आपको उकसाता है। पहले आप प्रतिक्रिया देते थे, विवाद बढ़ता था। अब आप शांत रहते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, भावनात्मक जाल में नहीं फंसते। क्या होगा? गेम चल नहीं पाएगा, क्योंकि उसे खेलने के लिए दो खिलाड़ियों की जरूरत होती है। यही जागरूकता की असली ताकत है।
ये आपको दूसरों को बदलने की शक्ति नहीं देती, ये आपको खुद को बदलने की शक्ति देती है। और जब आप बदलते हैं तो आपके आसपास की पूरी गतिशीलता बदलने लगती है। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हैं कि बहुत सी बहसें अनावश्यक थी, बहुत सी नाराजगियां गलत हमियों पर आधारित थी, बहुत सी समस्याएं इसलिए पैदा हुई क्योंकि किसी ने अपनी वास्तविक भावना व्यक्त नहीं की। और यही समझ व्यक्ति को परिपक्व बनाती है, क्योंकि परिपक्वता उम्र से नहीं आती, जागरूकता से आती है। शायद इसी समय जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आप अपने जीवन की कुछ घटनाओं को नए दृष्टिकोण से देख रहे होंगे। कुछ ऐसी बातें जो पहले रहस्य लगती थी, अब समझ में आने लगी होंगी। यही ज्ञान की खूबसूरती है। ये दुनिया को नहीं बदलता, ये दुनिया को देखने का तरीका बदल देता है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो वही लोग, वही परिस्थितियां और वही रिश्ते एक बिल्कुल नई कहानी सुनाने लगते हैं। इसीलिए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का उद्देश्य केवल किताबों का सार बताना नहीं है, बल्कि उन विचारों को आपके जीवन से जोड़ना है, ताकि आप उन्हें महसूस कर सकें, समझ सकें और अपने अनुभवों में पहचान सकें। और अब जब हम ये समझने लगे हैं कि गेम्स कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, तो एक और गहरी परत सामने आती है। क्योंकि कुछ गेम्स केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहते, वे धीरे धीरे हमारी पूरी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। और तब व्यक्ति केवल कोई गेम नहीं खेल रहा होता, वो अपने जीवन की पूरी स्क्रिप्ट जी रहा होता है। और यहीं पर एरिक बर्न हमें उनकी सबसे गहरी और शायद सबसे प्रभावशाली अवधारणा से परिचित कराते हैं। लाइफ स्क्रिप्ट, ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार सुनने पर अजीब लग सकता है, लेकिन जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना ही ये आपकी अपनी जिंदगी को समझाने लगता है। बर्न कहते हैं, हर इंसान बचपन में अनजाने में अपने जीवन की एक स्क्रिप्ट लिख लेता है। कोई कागज पर नहीं, कोई शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों, भावनाओं और निष्कर्षों के माध्यम से। एक छोटा बच्चा दुनिया को देखता है, माता पिता को देखता है, लोगों के व्यवहार को देखता है और धीरे धीरे कुछ फैसले लेता है। मुझे प्यार पाने के लिए क्या करना होगा? लोगों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? क्या मैं पर्याप्त अच्छा हूं? क्या दुनिया सुरक्षित है? और इन सवालों के जवाब वो बहुत छोटी उम्र में ही तय कर लेता है। फिर सबसे रोचक बात होती है, वो उन निष्कर्षों को सच मानकर पूरी जिंदगी जीने लगता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जिसे बार बार ये महसूस कराया गया कि उसे केवल तब महत्व मिलता है जब वो दूसरों को खुश रखता है। धीरे धीरे उसकी स्क्रिप्ट बन सकती है, मेरी जरूरतें महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे सबको खुश रखना चाहिए। और फिर बड़ा होकर वो हर रिश्ते में खुद को पीछे रखता है, हर किसी की मदद करता है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से थका हुआ महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि वो इतना परेशान क्यों है, क्योंकि वो वर्तमान में नहीं जी रहा, वो अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को निभा रहा है। अब एक दूसरी कहानी देखिए, एक बच्चा जिसे बार बार आलोचना मिली, जिसे हमेशा ये बताया गया कि वो पर्याप्त नहीं है। उसकी स्क्रिप्ट बन सकती है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अब चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, जब भी कोई बड़ा अवसर उसके सामने आएगा, वो खुद ही पीछे हट सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट उसे बता रही है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। और यही कारण है कि कई बार सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया नहीं होती, हमारी अपनी आंतरिक कहानी होती है। यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जन्म लेता है, अगर हमारी स्क्रिप्ट बचपन में लिखी गई थी, तो क्या हम पूरी जिंदगी उसी के अनुसार जीने के लिए मजबूर हैं? क्या कहानी बदल सकती है? एरिक बर्न का जवाब बेहद आशावादी है। वो कहते हैं, हाँ, लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि आप स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहे हो। ज्यादातर लोग कभी रुककर ये सवाल ही नहीं पूछते, मैं ये निर्णय क्यों लेता हूं? मैं बार बार इसी तरह प्रतिक्रिया क्यों देता हूं? मेरे रिश्तों में एक जैसे पैटर्न क्यों दिखाई देते हैं? लेकिन जिस क्षण व्यक्ति ये सवाल पूछना शुरू करता है, वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि अवेयरनेस,
किसी भी परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, अगर आप एक फिल्म देख रहे हो और आपको यह पता ही न हो कि आप फिल्म देख रहे हैं, तो आप हर दृश्य को वास्तविक मान लोगे। आप डरोगे, रोओगे, घबराओगे, लेकिन जैसे ही कोई आपको याद दिला दे ये सिर्फ एक फिल्म है, सब कुछ बदल जाता है। फिल्म वही रहती है, लेकिन आपका अनुभव बदल जाता है। ठीक यही लाइफ स्क्रिप्ट के साथ होता है। जैसे ही आप पहचान लेते हो कि ये मेरी पुरानी कहानी है, उसका असर कम होने लगता है। अब आप उसके गुलाम नहीं रहते, अब आपके पास चुनाव करने की शक्ति होती है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, और शायद यही इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश है कि इंसान बदल सकता है, चाहे उसने कितनी भी पुरानी आदतें बना ली हो, चाहे उसकी कितनी भी गहरी कंडीशनिंग हो, फिर भी वो अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए, अपने आप से ईमानदारी, क्योंकि अपने पैटर्न्स को देखना आसान नहीं होता। कई बार हमें अपनी कमजोरियां दिखाई देती है, कई बार हमें स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ समस्याएं जिनके लिए हम दूसरों को दोष देते रहे, उनमें हमारा भी योगदान था। और यह स्वीकार करना असहज हो सकता है, लेकिन यही विकास की कीमत है। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि गेम्स पीपल प्ले केवल लोगों के व्यवहार के बारे में किताब नहीं है। ये एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो आपको आपकी अपनी कहानी दिखाता है, आपकी अपनी आदतें, आपकी अपनी प्रतिक्रियाएं और आपकी अपनी स्क्रिप्ट्स। और जब व्यक्ति अपनी स्क्रिप्ट को देख लेता है, तो उसके पास उसे बदलने की शक्ति भी आ जाती है। शायद इसी समय जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आप अपने जीवन की कुछ घटनाओं को नए नजरिए से देख रहे होंगे। कुछ फैसले, कुछ रिश्ते, कुछ संघर्ष जो अब पहले से ज्यादा स्पष्ट लग रहे होंगे। यही लर्निंग की खूबसूरती है। ये केवल नई जानकारी नहीं देती, ये पुराने अनुभवों को नया अर्थ देती है। और यही कारण है कि ऑडियो बुक्स इतने प्रभावशाली होते हैं। आप कहीं भी हो, यात्रा कर रहे हो, पढ़ाई के बीच थोड़ा आराम कर रहे हो, या रात को सोने से पहले सुन रहे हो, ज्ञान धीरे धीरे आपके विचारों का हिस्सा बनता जाता है। इसी उद्देश्य के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपके लिए ऐसी पुस्तकों को सरल, गहराईपूर्ण और जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि आप केवल किताब न सुने बल्कि खुद को भी समझ सकें। और अब जब हम लाइफ स्क्रिप्ट की शक्ति को समझने लगे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर हम अपनी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं, तो स्वस्थ, ईमानदार और वास्तविक रिश्ते आखिर बनते कैसे हैं? और यहीं से एरिक बर्न हमें मानव संबंधों की सबसे सकारात्मक और आशावादी दिशा की ओर ले जाना शुरू करते हैं। और यहीं से गेम्स पीपल प्ले केवल रिश्तों की किताब नहीं रह जाती, ये जीवन को समझने की किताब बन जाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ स्क्रिप्ट को पहचान लेता है, तो उसके सामने दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता वही पुरानी कहानी दोहराते रहना, और दूसरा एक नई कहानी लिखना। लेकिन नई कहानी लिखना उतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है, क्योंकि हमारा मन परिचित चीजों से प्रेम करता है, भले ही वे चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हों। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति वर्षों से खुद को असफल मानता आया हो, तो सफलता उसके लिए उतनी आरामदायक नहीं होगी जितनी असफलता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि सफलता उसके लिए नई है और नई चीजें मन को असुरक्षित महसूस कराती है। इसीलिए कई लोग अपने सबसे बड़े अवसरों के सामने खुद ही पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं, अभी सही समय नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं, शायद बाद में। लेकिन वास्तव में वे अपने पुराने स्क्रिप्ट की रक्षा कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब ज्ञान व्यवहार बनता है, जब अवेयरनेस एक्शन में बदलती है। एरिक बर्न कहते हैं, सबसे स्वस्थ जीवन वो है जहां व्यक्ति गेम्स की जगह जेन्युइन इंटीमेसी चुनता है। अब यहां इंटीमेसी का अर्थ केवल प्रेम संबंध नहीं है, इसका अर्थ है बिना मुखौटे के जीना, बिना भूमिका निभाए बातचीत करना, बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के अपने विचार व्यक्त करना।
कल्पना कीजिए, कितनी ऊर्जा हम हर दिन केवल अपने बनाए हुए मुखौटों को संभालने में खर्च कर देते हैं। किसी के सामने मजबूत दिखना है, किसी के सामने सफल दिखना है, किसी के सामने खुश दिखना है, और धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। यही कारण है कि कई लोग भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि लोग उनके असली व्यक्तित्व को नहीं जानते। वे केवल उनके मुखौटे को जानते हैं, और जब तक मुखौटा मौजूद है, वास्तविक संबंध बन ही नहीं सकता। यही एरिक बर्न हमें एक बेहद सुंदर विचार देते हैं। वो कहते हैं, असली स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति अपनी स्पॉन्टेनिटी वापस पा लेता है। स्पॉन्टेनिटी यानी सहजता, वो अवस्था जब आप किसी भूमिका के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी सच्ची चेतना के अनुसार जीते हैं। बचपन में अधिकांश बच्चे इसी अवस्था में होते हैं। वे हंसते हैं तो पूरे दिल से हंसते हैं, रोते हैं तो पूरे दिल से रोते हैं। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी स्पॉन्टेनिटी कम होने लगती है। उसकी जगह स्क्रिप्ट्स ले लेती है, नियम ले लेते हैं, डर ले लेते हैं, और फिर एक दिन हमें महसूस होता है कि हम जी तो रहे हैं, लेकिन पूरी तरह जीवित नहीं हैं। यहीं से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब आप अपने पैटर्न्स को देखते हैं तो धीरे धीरे उनसे दूरी बनने लगती है। अब आप हर भावना पर तुरंत विश्वास नहीं करते। अब आप हर विचार को अंतिम सत्य नहीं मानते। अब आप रुकते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, और शायद यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा उपहार है। यह आपको दूसरों को बदलने का तरीका नहीं सिखाती, यह आपको खुद को समझने का तरीका सिखाती है। क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त होने लगती है। अब कोई व्यक्ति आपको उकसाता है और आप समझ जाते हैं कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। अब कोई आपको दोष देता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को देख पाते हैं। अब कोई पुराना पैटर्न दोहराने की कोशिश करता है और आप उसमें फंसने के बजाय मुस्कुरा सकते हैं। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्वतंत्रता का अर्थ है समस्याएं आपको नियंत्रित नहीं करेंगी। और शायद यही वो समझ है जिसकी आज की दुनिया को सबसे अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आज लोग पहले से अधिक कनेक्टेड हैं, लेकिन पहले से अधिक कंफ्यूज्ड भी है। पहले से अधिक संवाद है, लेकिन पहले से अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। और ऐसे समय में एरिक बर्न की ये पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हर रिश्ते के केंद्र में एक इंसान है। एक ऐसा इंसान जो देखा जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है और स्वीकार किया जाना चाहता है। शायद इसी कारण दशकों बाद भी ये पुस्तक उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने प्रकाशन के समय थी। और शायद इसी समय जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आप अपने जीवन के कुछ लोगों को नए दृष्टिकोण से देख रहे होंगे। कुछ पुराने संघर्ष, कुछ अधूरी बातचीत, कुछ ऐसे रिश्ते जिनका अर्थ अब पहले से अधिक स्पष्ट लग रहा होगा। और यही लर्निंग की खूबसूरती है। ये हमें नई आंखें देती है। दुनिया वही रहती है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरा अनुभव बदल जाता है। इसीलिए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि ऐसी समझ देना है जो आपके रोजमर्रा के जीवन को थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और शांत और थोड़ा और सार्थक बना सके। और अब जब हम गेम्स, स्क्रिप्ट्स और ह्यूमन बिहेवियर की इन गहरी परतों को समझ चुके हैं, तो एक अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर जागरूकता हमें स्वतंत्रता दे सकती है, तो एक सचमुच स्वतंत्र व्यक्ति का जीवन कैसा दिखता है? और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर निष्कर्ष हमारा इंतजार कर रहा है। और शायद यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि अब बात केवल गेम्स को पहचानने की नहीं है, अब बात है उनसे आगे बढ़ने की। एरिक बर्न का मानना था कि इंसान का अंतिम लक्ष्य केवल समस्याओं से बचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां वह स्वतंत्र, जागरूक और वास्तविक जीवन जी सके।
वो इस अवस्था के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हैं: अवेयरनेस, स्पॉन्टेनिटी और इंटिमेसी। और यदि ध्यान से देखा जाए तो पूरी किताब इन्हीं 3 शब्दों की ओर इशारा करती है। पहला स्तंभ है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। दुनिया को वैसे देखना जैसी वो वास्तव में है, न कि वैसे जैसी हमारी स्क्रिप्ट्स उसे दिखाती है। ज्यादातर लोग वर्तमान को नहीं देखते, वे अपने अतीत के चश्मे से वर्तमान को देखते हैं। अगर किसी ने उन्हें धोखा दिया था तो वे हर नए व्यक्ति पर शक करते हैं। अगर उन्हें कभी असफलता मिली थी तो वे हर नए अवसर से डरते हैं। लेकिन अवेयरनेस इन पुराने चश्मों को हटाने की क्षमता देती है। अब व्यक्ति दुनिया को पहली बार सचमुच देखना शुरू करता है। वो केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, वो समझता है। वो केवल निर्णय नहीं करता, वो निरीक्षण करता है। और यही वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। दूसरा स्तंभ है स्पॉन्टेनिटी, यानी सहजता। जीवन को स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं, बल्कि जागरूकता के अनुसार जीना। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा किसी सुंदर तितली को देखकर तुरंत खुश हो जाता है। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि खुश होना चाहिए या नहीं, वो बस खुश हो जाता है। लेकिन बड़े होते होते हम इतनी सारी स्क्रिप्ट्स और रूल्स जमा कर लेते हैं कि हमारी सहजता खो जाती है। हम हर बात सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, डरते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। स्पॉन्टेनिटी हमें उस जीवंतता से दोबारा जोड़ती है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी। और तीसरा स्तंभ है इंटिमेसी, शायद सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर। इंटिमेसी का अर्थ केवल प्रेम संबंध नहीं है, इसका अर्थ है 2 लोगों का बिना मुखौटे के मिलना, बिना गेम खेले बातचीत करना, बिना किसी छिपे हुए उद्देश्य के खुद को व्यक्त करना। जरा सोचिए, कितने रिश्ते ऐसे होते हैं जहां लोग वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं। अक्सर हम लोगों से नहीं, उनकी भूमिकाओं से मिलते हैं। किसी का पद, किसी की पहचान, किसी की छवि। लेकिन वास्तविक इंटिमेसी तब होती है जब 2 इंसान अपनी असली पहचान के साथ एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। और यही कारण है कि इंटिमेसी इतनी शक्तिशाली होती है, क्योंकि वहां गेम्स की जरूरत नहीं होती, वहां मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं होती, वहां जीतने या हारने का सवाल नहीं होता, वहां केवल कनेक्शन होता है। शायद यही वो चीज है जिसकी तलाश हर इंसान अपने जीवन में करता है: देखा जाना, समझा जाना और स्वीकार किया जाना। और जब ये मिलता है तो बहुत से साइकोलॉजिकल गेम्स अपने आप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब वो जरूरत जिसे गेम्स पूरा करने की कोशिश कर रहे थे सीधे पूरी हो रही होती है। यही एरिक बर्न की पुस्तक अपने सबसे गहरे संदेश तक पहुंचती है। वो हमें ये नहीं कह रहे कि इंसान बुरा है, वो ये भी नहीं कह रहे कि लोग जानबूझकर गेम्स खेलते हैं। वो केवल ये दिखा रहे हैं कि हम में से अधिकांश लोग उन पैटर्न्स में जी रहे हैं जिन्हें हमने कभी कॉन्शियसली चुना ही नहीं। और जैसे ही हम उन्हें पहचान लेते हैं, हमारे पास नया चुनाव करने की शक्ति आ जाती है। यही फ्रीडम है। फ्रीडम का अर्थ समस्याओं का न होना नहीं है। फ्रीडम का अर्थ है अपनी प्रतिक्रियाओं का मालिक होना, अपनी स्क्रिप्ट्स को पहचानना और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल देना। अब शायद जब आप इस ऑडियो बुक के इस पड़ाव तक पहुंचे हैं तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो शुरुआत में नहीं थी, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो अब स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे, कुछ ऐसे रिश्ते जिन्हें आप नए दृष्टिकोण से देख रहे होंगे। और शायद यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये आपको आंसर्स देने से ज्यादा क्वेश्चंस देना सिखाती है। ऐसे क्वेश्चंस जो व्यक्ति को अपने भीतर देखने पर मजबूर करते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने भीतर देखना शुरू करता है तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। इसीलिए ऐसी किताबें समय के साथ पुरानी नहीं होती, क्योंकि इंसानी स्वभाव बदल सकता है, लेकिन इंसानी मन की मूल प्रकृति वही रहती है। और यही कारण है कि दशकों पहले लिखी गई ये पुस्तक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी अधिक। और जब आप कहीं यात्रा कर रहे हो, काम पर जा रहे हो
या रात को शांत वातावरण में ये ऑडियो बुक सुन रहे हो, तो याद रखिए, ज्ञान का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। ज्ञान का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है। और इसी उद्देश्य के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपके लिए ऐसी पुस्तकों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि आप केवल सुने नहीं, बल्कि समझे, महसूस करें और अपने जीवन में बदलाव ला सकें। और अब जब अवेयरनेस, स्पॉन्टेनिटी और इंटिमेसी की ये तस्वीर पूरी होने लगी है, तो केवल एक अंतिम समझ बाकी रह जाती है। एक ऐसी समझ जो इस पूरी यात्रा को एक सुंदर निष्कर्ष तक ले जाएगी। और शायद यही वो क्षण है जहां गेम्स पीपल प्ले केवल एक पुस्तक नहीं रह जाती, बल्कि एक दर्पण बन जाती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें हम दूसरों को नहीं, खुद को देखते हैं। पूरी यात्रा के दौरान हमने जाना कि इंसान केवल शब्दों से संवाद नहीं करता, वो अपनी मान्यताओं, डर, उम्मीदों और पुराने अनुभवों के माध्यम से भी संवाद करता है। हमने देखा कि कितनी बार हम अनजाने में गेम्स खेलते हैं, कभी पीड़ित बनकर, कभी उद्धारकर्ता बनकर, कभी आलोचक बनकर, और कई बार बिना ये जाने कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी समझ का उद्देश्य क्या था? क्या केवल लोगों की गलतियां पहचानना? क्या केवल ये जानना कि कौन सा व्यक्ति कौन सा गेम खेल रहा है? नहीं, एरिक बर्न का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था। वो चाहते थे कि व्यक्ति स्वयं को समझे, क्योंकि जब तक हम केवल दूसरों का विश्लेषण करते रहेंगे, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, जब हम खुद से पूछते हैं, मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूं? मैं इस स्थिति में हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया क्यों देता हूं? मैं किस कहानी को सच मानकर जी रहा हूं? और शायद यही सबसे कठिन काम है। दूसरों को समझना आसान है, खुद को समझना कठिन। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, अपनी आदतों को पहचानना कठिन। लेकिन यहीं से स्वतंत्रता की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस चीज को आप देख लेते हैं, उससे ऊपर उठना संभव हो जाता है। और जिस चीज को आप देखने से इनकार करते हैं, वो आपको नियंत्रित करती रहती है। शायद इसी कारण इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश अवेयरनेस है। जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूकता, अपनी भावनाओं के प्रति जागरूकता, अपने व्यवहार के प्रति जागरूकता, और सबसे बढ़कर अपनी लाइफ स्क्रिप्ट के प्रति जागरूकता। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति जागरूक होता है, उसके पास चुनाव करने की शक्ति आ जाती है। अब वो केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, वो निर्णय लेता है। अब वो केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं होता, वो अपने जीवन का निर्माता बन सकता है। कल्पना कीजिए, अगर हर बार गुस्सा आने पर आप रुक सकें, अगर हर बार डर महसूस होने पर आप उसे पहचान सकें, अगर हर बार किसी पुराने पैटर्न में फंसने से पहले आप उसे देख सकें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। यही जागरूकता की शक्ति है। ये चमत्कार नहीं करती, लेकिन ये आपको अपनी शक्ति वापस दे देती है। और शायद यही असली स्वतंत्रता है, न परिस्थितियों से भागना, न लोगों को बदलना, बल्कि स्वयं को समझना। क्योंकि जब व्यक्ति खुद को समझ लेता है, तो दुनिया भी उसे नए रूप में दिखाई देने लगती है। रिश्ते बदल जाते हैं, बातचीत बदल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, व्यक्ति का अपने आप से संबंध बदल जाता है। अब वो अपने भीतर लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, अब वो अपने भीतर स्पष्टता खोज रहा होता है। और यही स्पष्टता धीरे धीरे शांति में बदल जाती है। शायद इस समय जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, तो आपके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे होंगे जो इस यात्रा की शुरुआत में नहीं थे। कुछ ऐसे प्रश्न जो पहले कभी नहीं उठे थे, कुछ ऐसे उत्तर जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे होंगे। और अगर ऐसा है, तो इस पुस्तक ने अपना काम कर दिया है। क्योंकि महान पुस्तकें आपको केवल जानकारी नहीं देती, वे आपको सोचने पर मजबूर करती है। वे आपको अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। और गेम्स पीपल प्ले ऐसी ही एक पुस्तक है। एक ऐसी पुस्तक जो हमें यह समझाती है कि इंसान केवल वही नहीं है जो वो बाहर से दिखाई देता है।
उसके भीतर कहानियां हैं, पैटर्न्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, और उन सब के पीछे एक ऐसी चेतना है जो समझ सकती है, बदल सकती है और विकसित हो सकती है। यही आशा है, यही संभावना है, और शायद यही मानव जीवन की सबसे सुंदर बात भी है कि चाहे हमारी स्क्रिप्ट कैसी भी रही हो, हम हमेशा एक नया अध्याय लिख सकते हैं, एक नया निर्णय ले सकते हैं, एक नई दिशा चुन सकते हैं, और ये यात्रा अपने निष्कर्ष तक पहुंचती है। लेकिन समझ की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर नया दिन हमें खुद को थोड़ा और समझने का अवसर देता है। हर नया रिश्ता हमें कुछ नया सिखाता है, और हर नई बातचीत हमें यह देखने का मौका देती है कि हम कौन हैं और कौन बन सकते हैं। इसी आशा के साथ ये समझ आपके जीवन में केवल ज्ञान बनकर न रहे, बल्कि जागरूकता बन जाए, क्योंकि जागरूकता ही वह प्रकाश है जो हर साइकोलॉजिकल गेम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। और शायद यही वो बिंदु है जहां गेम्स पीपल प्ले की पूरी यात्रा एक गहरे और शांत निष्कर्ष तक पहुंचती है, क्योंकि अंत में बात गेम्स की नहीं थी, बात इंसान की थी, बात उन अदृश्य पैटर्न्स की थी जो हमारे रिश्तों, फैसलों और जीवन को प्रभावित करते हैं। और सबसे बढ़कर बात उस संभावना की थी कि हम बदल सकते हैं। एरिक बर्न का सबसे आशावादी संदेश यही है, तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो सकता है तुम्हारी स्क्रिप्ट बचपन में लिखी गई हो सकता है तुमने वर्षों तक वही पैटर्न्स दोहराए हो सकता है तुमने बार बार वही गलतियां की हों, लेकिन यह भविष्य का फैसला नहीं करता, क्योंकि अवेयरनेस हर स्क्रिप्ट से बड़ी है। जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है तो उसके पास चुनाव करने की शक्ति आ जाती है, और चुनाव किसी भी स्क्रिप्ट से अधिक शक्तिशाली होता है। जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने की कोशिश की, वो हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देता रहा, हमेशा हाँ कहता रहा, हमेशा खुद को पीछे रखता रहा, और फिर एक दिन वो अपने पैटर्न को पहचान लेता है। वो पहली बार समझता है, मैं ऐसा क्यों करता हूं। उसी क्षण उसके पास नया चुनाव करने की शक्ति आ जाती है। अब वो मजबूरी में नहीं, जागरूकता में जी सकता है। यही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि लोग हमेशा आपको समझेंगे। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। स्वतंत्रता का अर्थ है, अब आप अनकॉन्शियस तरीके से नहीं जी रहे, अब आप जागकर जी रहे हैं। अब आप केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, आप समझकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और यही मैच्योरिटी है। शायद इसी कारण जितना अधिक हम खुद को समझते हैं, उतना कम हमें दूसरों को दोष देने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि अधिकांश लोग जानबूझकर बुरे नहीं होते। वे भी अपनी स्क्रिप्ट्स के अनुसार जी रहे होते हैं। वे भी अपने पुराने अनुभवों से प्रभावित होते हैं। वे भी अपने गेम्स में उलझे हुए होते हैं। और जब ये समझ आती है तो आलोचना की जगह करुणा जन्म लेती है, गुस्से की जगह समझदारी आती है, और निर्णय की जगह जागरूकता। यही इस पुस्तक का सबसे सुंदर उपहार है। ये केवल साइकोलॉजी नहीं सिखाती, ये एम्पैथी सिखाती है। ये केवल बिहेवियर नहीं समझाती, ये इंसान को समझना सिखाती है। और शायद आज की दुनिया को इसी समझ की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग पहले से अधिक जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले से अधिक अकेले भी हैं। पहले से अधिक संवाद है, लेकिन पहले से अधिक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। ऐसे समय में अपने और दूसरों के पैटर्न्स को समझना सिर्फ ज्ञान नहीं, एक जीवन कौशल है। और शायद अगर इस ऑडियो बुक की पूरी यात्रा से केवल एक बात याद रखनी हो, तो वो ये होगी, हर व्यक्ति एक कहानी लेकर चल रहा है। आप भी और आपके आसपास के लोग भी। कुछ कहानियां डर की है, कुछ असुरक्षा की, कुछ उम्मीद की, कुछ संघर्ष की, लेकिन कोई भी कहानी अंतिम नहीं है, क्योंकि इंसान में एक अद्भुत क्षमता होती है अपने जीवन की दिशा बदलने की, नई समझ विकसित करने की,
और एक नया अध्याय लिखने की। यही कारण है कि ग्रोथ संभव है, यही कारण है कि हीलिंग संभव है, और यही कारण है कि परिवर्तन संभव है। अब शायद जब आप इस ऑडियो बुक के अंत के करीब पहुंचे हैं, तो आप अपने जीवन को पहले से थोड़ी अलग नजर से देख रहे होंगे। कुछ रिश्तों को, कुछ निर्णयों को, और शायद खुद को भी। अगर ऐसा है तो एरिक बर्न की यह पुस्तक अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है, क्योंकि महान पुस्तकें हमें आंसर्स नहीं देती, वे हमें बेहतर क्वेश्चंस देती है, और बेहतर क्वेश्चंस बेहतर जीवन की शुरुआत बन जाते हैं। यही समझ, यही जागरूकता और यही स्वतंत्रता इस पूरी यात्रा का सार है। और शायद यहीं से आपकी अपनी यात्रा शुरू होती है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी खोज किसी नई चीज को पाने में नहीं होती, बल्कि उस चीज को पहचानने में होती है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी। जब आपने इस ऑडियो बुक की शुरुआत की थी, तो शायद आप लोगों को समझना चाहते थे। शायद आप ये जानना चाहते थे कि रिश्ते इतने जटिल क्यों होते हैं, लोग एक दूसरे को गलत क्यों समझते हैं, और क्यों कई बार हम वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन अब इस पूरी यात्रा के अंत में शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि यह पुस्तक वास्तव में दूसरों के बारे में कम और स्वयं के बारे में अधिक थी। क्योंकि हर बार जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना ही प्रतिबिंब देख रहे होते हैं। हम अपने डर देखते हैं, अपनी उम्मीदें देखते हैं, अपनी असुरक्षाएं देखते हैं, और कई बार अपनी अधूरी कहानियां भी देखते हैं। एरिक बर्न ने हमें एक अनमोल उपहार दिया है। उन्होंने हमें यह समझने में मदद की कि हम केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हैं, हम केवल अपने अतीत का परिणाम नहीं हैं, और हम केवल अपनी गलतियों का परिणाम भी नहीं हैं। हम एक जागरूक प्राणी हैं जो अपने जीवन को समझ सकता है और समझकर उसे बदल भी सकता है। यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी शक्ति है। यह आपको दोषी महसूस नहीं कराती, यह आपको सक्षम महसूस कराती है। यह आपको यह नहीं कहती कि तुम गलत हो, यह आपको यह दिखाती है कि तुम समझ सकते हो। और जब समझ आ जाती है, तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। शायद कल से आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग नहीं होगी, शायद लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां वही रहेंगी, और चुनौतियां भी वही रहेंगी, लेकिन एक चीज बदल जाएगी, आपकी दृष्टि। और जब दृष्टि बदल जाती है, तो अनुभव बदल जाता है। अब आप हर बहस में नहीं फंसेंगे, अब आप हर उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, अब आप हर भावनात्मक खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अब आप उसे पहचानते हैं। और जागरूकता हर खेल से अधिक शक्तिशाली होती है। याद रखिए, स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। स्वतंत्रता का अर्थ है समस्याएं आपको नियंत्रित नहीं करेंगी, रिश्ते आपको परिभाषित नहीं करेंगे, और अतीत आपके भविष्य का मालिक नहीं होगा। क्योंकि अब आप अपनी कहानी को समझते हैं, और जो व्यक्ति अपनी कहानी को समझ लेता है, वो उसके अगले अध्याय को भी लिख सकता है। शायद यही कारण है कि महान पुस्तकें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर पीढ़ी को एक नया दर्पण देती है। और गेम्स पीपल प्ले भी ऐसा ही एक दर्पण है, एक ऐसा दर्पण जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारे भीतर समझने की शक्ति है, बदलने की शक्ति है, और एक बेहतर जीवन बनाने की शक्ति है। और अगर इस ऑडियो बुक ने आपको एक पल के लिए भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, अगर इसने आपको अपने किसी पुराने पैटर्न को पहचानने में मदद की है, तो ये यात्रा सार्थक रही। और इसी के साथ एरिक बर्न की कालजयी पुस्तक गेम्स पीपल प्ले की ये गहन यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको केवल लोगों के व्यवहार को समझने में ही नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद की होगी। क्योंकि जब हम अपने पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, तो हम उन्हें बदलने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो और आप ऐसी ही साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ चेंजिंग बुक्स की गहरी समझ आसान हिंदी में सुनना चाहते हैं,
तो अभी एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं सुनते, हम उन विचारों को समझते हैं जो हमारी सोच, आदतों और जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इस ऑडियो बुक को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अपने जीवन और रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं हूं संदीप और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक सीखते रहिए, विकसित होते रहिए और अपने जीवन की कहानी को जागरूकता के साथ लिखते रहिए। यह है एनलाइटनिंग ऑडियो बुक, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। धन्यवाद।